कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कौन से गांव या शहर से आप ये कहानी सुन रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस कहानी को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर सके। एक महापुरुष सुनंदा ने डिफेंस ऑफर कंट्रोल अकाउंट्स के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंचकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, सुरेश AN4 सेक्शन से अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाओ। सुरेश चला गया और वह अपने सामने रखी फाइल पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज़ आई, मे आई कम इन? यस कहते हुए सुनंदा ने जो ही सिर उठाया, अंगतुक बुरी तरह चौंका। सुनंदा तुम? वह भी उसे देख कम हैरान नहीं थी, किंतु उसने स्वयं पर काबू पाते हुए कहा, मिस्टर क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वह बोला, पवन गुप्ता हूँ। तो मिस्टर पवन गुप्ता, क्या आपको पता नहीं कि अपने सीनियर अधिकारी को उसके नाम से नहीं वरना मैडम संबोधित करते हैं? ओह आई एम सॉरी मैम। पवन का चेहरा मुरझा गया। सुनंदा बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है, फाइनेंशियली एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। इसे भेजने का काम आपका ही है ना? जी मैडम, दरअसल पिछले माह मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए, उसे सुनंदा का मन वितृष्णा से भर उठा। वह रूखे स्वर में बोली, देखिए, ऑफिस को आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन में ही यह रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंचनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को सुनंदा घर लौटी। रोहन अभी तक नहीं आए थे। उसने चाय बनाई, कुछ सैंडविच लिए और निचले फ्लोर पर पहुंच गई, मम्मी पापा के पास। दरवाज़ा रोहन ने खोला तो आश्चर्यचकित हो उठी। अरे आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लाया था। अभी तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं ले आओ, सब साथ पिएंगे। उसका हृदय पुलक उठा। कितना ख्याल रखता है रोहन मम्मी पापा का, उसकी अपनी भावनाओं का। वह सोचती बाद में है और वह पहले ही हर काम पूरा कर देता है। इस विचार से उसकी आंखें भर आई। रोहन उसके जीवन में ईश्वर की नेमत बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है। उस शाम देर तक वो दोनों मम्मी पापा से बात करते रहे, फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। रोहन काफ़ी थक गए थे, इसलिए लेटते ही सो गए, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में यकायक उसका अतीत उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था। अतीत के वे पन्ने जिन्हें अपनी जिंदगी किताब से वह फाड़कर फेंक चुकी थी, ना जाने कहां से आकर उसकी आंखों के आगे फड़फड़ाने लगे। उस दिन वह MSc फाइनल कर रही थी। उमंग उत्साह से भरी वह अपने जीवन की आकाश में ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। तभी मम्मी की फिक्र ने उसकी उड़ान पर रोक लगा दी। वह हतप्रभ थी। मम्मी, यह अचानक आपको मेरे विवाह की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से ही लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। सुनंदा, चाहती मैं भी हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो, किंतु हमारी समस्या को समझो। तुम्हारे पापा के रिटायर होने में 4 वर्ष शेष हैं। उससे पहले हम तुम्हारे और नीतू दोनों के विवाह के दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाह उपरांत टीचिंग कर लेना। उसने मम्मी के सुझाव को मान लिया। अब पापा ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। एक दिन वे सब एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं पवन और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उनका रह रहकर सुनंदा को प्रश्नात्मक दृष्टि से निहारना संकेत दे रहा था
कि वह उन्हें पसंद है। 4 दिन बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही पवन साधारण था, किंतु उसके परिवार का ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता और सबसे बढ़कर उसकी सरकारी नौकरी इस रिश्ते की स्वीकृत करने की बड़ी वजह थी। 3-4 मुलाकातों में सुनंदा इतना तो जान गई थी कि पवन दिल का साफ और स्पष्टवादी था और सुनंदा को ऐसा लोग पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। दिन भर वह मम्मी के साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहती और रात में फ़ोन पर पवन के साथ अपने भविष्य के सतरंगी स्वप्न बुनती। नीतू की भी अपने होने वाले जीजू से अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर में सभी प्रसन्न थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पांव उनकी ओर बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज दर्द उठा। सुनंदा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और पापा को लेकर वे लोग हॉस्पिटल आ गए। पापा आईसीयू में एडमिट थे। उन्होंने सीवियर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उपचार में जुट गए थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनंदा उन्हें किसी तरह हौसला दे रही थी। यूं भी वह काफ़ी हिम्मती थी। जिंदगी में आई किसी भी विपत्ति में घबराई नहीं थी, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नजर आता है तो सहारा पाने के लिए हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ जाते हैं। सुनंदा ने भी पवन को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके आने से एक सुरक्षा का एहसास हुआ था, मानो अब सब ठीक हो जाएगा। और सचमुच 2 घंटे बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे। पवन ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। कैंटीन से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मुनहार करके वह सबको खिलाता रहा। उसका यह अपनात्व सुनंदा के मन को छू रहा था। पवन के साथ एक अदृश्य मजबूत डोर से वह बनती जा रही थी। 2-3 दिन तक पवन सुबह शाम हॉस्पिटल आता रहा। फिर यकायक उसका आना बंद हो गया। बस फ़ोन करके वह हालचाल पूछ लेता। वह हैरान थी, वजह पूछती तो वह व्यस्तता की बात करता। 10 दिन बाद पापा घर आ गए। एक शाम फ़ोन करके पवन ने उसके समीप के कॉफ़ी शॉप में बुलाया। वह पहुंची और उसके सम्मुख बैठे मुस्कुराते हुए उल्हाना दिया। कितनी एब्सेंट लगा गई है तुम्हारी, जानते हो पापा मम्मी नीतू सभी याद कर रहे हैं। कल ही हाजिरी होने का फरमान जारी किया है। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतने में वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए उसने पापा का हाल पूछा, फिर बोला, सुनंदा आई एम सॉरी, मैं यह शादी नहीं कर सकता। सुनंदा को लगा मानो गर्म कॉफ़ी से उसके होंठ जल गए हों। उसने कप टेबल पर रख दिया। उसके होठों से मुस्कुराहट विलुप्त हो गई और चेहरा विवर्ण हो उठा। ऐसा मजाक मत करो पवन, यह मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों, ऐसी क्या विवशता आ गई, तुम सुन नहीं सकोगी? मुझ में हर बात सुनने की समर्थता है, तुम बोलो। सुनंदा, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 2 बहनें हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते सारा दायित्व हम दोनों पर आ जाएगा और मैं दो परिवारों का दायित्व उठाने को तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघलने शीशे की तरह सुनंदा को हृदय चीरते चले गए। स्तंभ सी वह उसे ताकती रह गई। फिर एक एक शब्द पर जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम लोग हमारे घर आए थे ना? क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है? जानता था, किंतु तब इस कमी को महसूस नहीं किया था। इसके दूरगामी परिणामों के विषय में सोचा नहीं था। फिर तो पापा को हार्ट अटैक पड़ना तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। एक गलत निर्णय लेने से बच गए तुम। विवाह के पश्चात अगर यह हार्ट अटैक पड़ता तो क्या करते तुम? मुझे छोड़ देते? पवन उसकी नज़रों की ताब सह न सका और दूसरी ओर देखने लगा। एक नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए वह उठ खड़ी हुई। थैंक यू पवन, अच्छा हुआ जो विवाह
पूर्व तुम्हारा चेहरा से यह सौम्यता का नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करना तुम्हारे घर में कभी कोई बेटी जन्म ना ले। हृदय में नफरत, क्रोध, अपमान और पीड़ा का तूफान समेट वह घर लौट आई, किंतु घर में उसने किसी को इस तूफान का एहसास नहीं होने दिया। पापा अभी कमज़ोर हैं, इस आघात को सह नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे मैं पवन को लेकर ना जाने कितने बहाने बनाती रही, किंतु कब तक। पापा मम्मी की अनुभवी आंखों को हवाओं के बदलते रुख का अंदाज़ा हो ही गया। सब कुछ जानकर मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बहुत बदनामी होगी सुनंदा, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम पवन को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। किसी भी स्थिति में हम उस पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। वह तड़प उठी, लोगों के भय से आप मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगी जो मेरे परिवार को बोझ समझ रहा हो? क्या उसके साथ मैं प्रसन्न रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की है, और आज जब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी आई तो हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से अविवाहित रहना बेहतर है। अच्छा सच सच बताइएगा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपका बेटा नहीं, दोनों बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो दोनों डिलीवरी के समय ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि बेटी हो या बेटा, जो भी हो बस स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इसे अपने परिवार की कमी समझूं? सुनंदा ठीक कह रही है इंदु, ऐसे घटिया सोच वाले इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा, पापा बोले। उस पूरी रात वह विचारों के भंवर में डूबती उतरती रही और अंततः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर मम्मी ने पापा से कहा, सुनंदा के लिए कोई और लड़का देखिए। नहीं मम्मी, बस अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि फिर कभी कोई कह ना पाए कि इस परिवार में बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक दीदी, मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूंगी, नीतू चहक कर बोली। अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, यह तो सोचो तुम्हारे पापा रिटायर। बस इंदु, पापा ने टोका, मुझ में अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला स्वयं करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला हो, दिशा सही हो, तो इंसान की मुट्ठी में आकाश भी समा जाता है। बस उस दिन से सुनंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। प्रखर बुद्धि की स्वाभिमानी तो वह पहले ही से ही थी। अब जब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर चढ़कर बोला तो सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला गया। प्रथम प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी से घर में सभी आह्लादित थे। समय से सुनंदा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस और विभिन्न प्रांतों से आए ट्रेनीज, कुल मिलाकर वहां का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वह फूड कोर्ट में लंच कर रही थी, तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा। सुनंदा मुड़ी तो अपने कॉलेज के साथी रोहन को देखकर एक सुखद आश्चर्य में डूब गई। वह बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो। कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले अचानक लिए जाते हैं। वह मुस्कुराई। याद है कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच कितनी खींचातान रहती थी। मेरा एक भी नंबर ज़्यादा आ जाए तो तुम्हारी यह नाक कैसे फूल जाती थी। उसने सुनंदा की नाक पकड़कर जोर से हिलाई तो वह खिलखिला कर हंस पड़ी। रोहन उसे आपलक निहारने लगा। यार तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसका गाल आरक्त हो उठे, नज़र शर्म से झुक गई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। जब दो लोगों के बीच सामंजस्यता हो, स्वभाव और सपना एक हो, तो अपनत्व की कोपाल स्वतः फूटने लगती है। उन्हीं दिनों रोहन 4 दिन के लिए अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल थी वह। रोहन से मिलने की तड़प ने उसे
एहसास कराया कि अपनत्व की यह कोपाल प्रेम के नन्हे पौधे में बदल चुकी थी। शने शने 1 साल बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनीज को अपने शहर लौट जाना था। उस शाम वह रोहन पार्क की बेंच पर बैठे थे। यकायक रोहन ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, सुनंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ पाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? रोहन की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी चुअन और प्रणय निवेदन से सुनंदा के शरीर में सिहरन दौड़ गए। इससे पहले कि उसे मीठी सिहरन में वह मदहोश होती, अतीत की कटु स्मृतियों ने उसकी चेतना को जगा दिया। वह बोली, रोहन, तुम जानते हो हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ, तो उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। तब सुनंदा ने अपने अतीत को बयां करते हुए आवेश में कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? सभी अपेक्षा स्त्री से ही क्यों की जाती हैं? रोहन ने स्नेह से उसका हाथ को थपथपाकर कहा, भूल जाओ उन व्यर्थ की पुरातन पंथी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूँ कि स्त्री तभी अपनी ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। सुनंदा, विवाह के बाद कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाता, सब कुछ हमारा होता है। पति पत्नी का मात्र शरीर ही नहीं, मन भी एकाकार होना चाहिए, उसमें भाव विह्वल हो। रोहन के कंधे पर सिर रख दिया। फिर तो दिन पंख परेखू से उड़ने लगे। कब दोनों के एक ही शहर में पोस्टिंग हुई, कब विवाह हुआ, पता नहीं चला। नीतू मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसीलिए रोहन जबरन मम्मी पापा को यहाँ ले आया और अपनी बिल्डिंग में फ्लैट दिलवा दिया। सोचते सोचते सुनंदा नींद के आगोश में समा गई। अगले सुबह वह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके वह निकल ही थी कि पवन वहां आ गया। झिझकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दो सुनंदा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। आज जब मेरी 2 बेटियां हुईं तब मुझे समझ आया। क्षमा किस बात की? मैं तो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पर पहुँची हूँ और रोहन जैसे सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगनी हूँ। कहकर सुनंदा अपने कैबिन की ओर चल दी। पवन ठगा सा उसे देखता रहा। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू आप सभी को।